Good morning, students. Today we are going to discuss about the present perfect continuous tense. In the previous classes, पिछले वाली क्लासों में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था और उसके बाद अभी होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके साथ ही आपका प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने बात करी थी कि प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें वर्तमान समय के बारे में जो बातें होती है या इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनके बारे में चर्चा करी जाती है। सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिकॉल इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी तो लंबे समय के बाद आपकी क्लासें हो रही है, डिफरेंस आ गया है, तो वो आप एक बार पढ़ेंगे पीछे से पूरा वीडियो जो आपने देखे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे पास उसकी पहचान होना आवश्यक होती है। पहचान के रूप में हमने लिखा, हमें हिंदी के वाक्य दिए हुए होते हैं और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने होते हैं। तो यदि प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य यदि हमारे पास हो तो हम उन्हें किस तरीके से मैनेज करेंगे। सबसे पहले वाक्य की पहचान होनी चाहिए। यदि हिंदी में दिए गए वाक्य को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है, तभी हम उसको अंग्रेजी के टेंस में कन्वर्ट करना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी के वाक्यों की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये शब्द आ जाएं या इत्यादि शब्द आ जाएं और साथ में क्या दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो। क्या दिया होना चाहिए, टाइम जो है वो अवश्य दिया हुआ होना चाहिए। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। यानी इस तरह के वाक्य जो होंगे उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में रखेंगे। ये तो इसकी मोटी मोटी सी यूँ कहूँ तो हिंदी की पहचान बन गई। मेन अगर हम बात करें कि वास्तविकता में हमें पहचान क्या करनी है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस टेंस में मैंने आपको बताया था, देखो प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी पहचान हम लास्ट के वाक्य में है से करते हैं। अब चाहे वो ता है, चाहे वो रहा है, चाहे वो चुका है, चाहे वो टाइम से रहा हो। फिर पास्ट की हमने बात करी थी, था से पहचान होती है। ऐसे फ्यूचर की गा, गे, गी इस तरीके से होती है। तो सबसे पहले ये पहचान क्लियर होती है तो इसका मतलब तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अभी हम प्रेजेंट ही पढ़ रहे थे। बेसिकली हमने पढ़ा था कि टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट, प्रत्येक टेंस को हमने चार भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पहले टेंस का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है और कंटिन्यूअस कंप्लीट हो चुका है और परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस का अंतिम टेंस है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे, पहचान क्लियर हो गई तो अब इसमें ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया या सह क्रिया, कौन सी आएगी, हैज बीन या हैव बीन। कौन सी आएगी, हैज बीन या हैव बीन का यूज किया जाता है। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई दो ऑप्शन होते हैं तो निश्चित रूप से उनका यूज अलग अलग होता है। एक होता है तो सिंपल है कि सब्जेक्ट के साथ उन्हीं का यूज करना होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ आ रहा है हैज बीन और हैव बीन। तो मैंने आगे डिफाइन किया, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नाउन हो या कोई एक व्यक्ति का नाम वगैरह हो तो उस दृष्टिकोण से हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हैज बीन का। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो जिसमें आपका यू, वी, जैसे मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर लो, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए या एंड से जुड़ करके कोई नाम आ जाए तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले जो सेंटेंस हमें किंग करनी है उसमें प्रेजेंट टेंस का सबसे रूल होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरह की आएगी, हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल ये था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म
के साथ आईएनजी फॉर्म। देखो हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी, तो उसमें हमने पहले पढ़ा था बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, फिर पास्ट फॉर्म, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इस तरीके से 5 प्रकार की वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म कहें तो। फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म को हमने सेकंड फॉर्म का नाम दिया है, पास्ट पार्टिसिपल को हमने थर्ड फॉर्म का नाम दिया है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है उसको हमने आईएनजी फॉर्म का नाम दिया है। कौन सी फॉर्म का नाम दिया है? आईएनजी फॉर्म का नाम दिया है, अर्थात उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ होता है। अब देखो आईएनजी का यूज कहाँ होता है? जहाँ कंटिन्यूअस का नाम आ जाता है वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। तो ये जो फॉर्म बनती है ग्रामर की भाषा में उसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसका चलन का नाम जो होता है उसको हम आईएनजी फॉर्म के नाम से भी पुकारते हैं, कई किताबों में मिल जाएगा। ये आपकी बात, दूसरी बात कंप्लीट हो गई। साथ हमने ये भी कहा कि ये सब होने के बाद मेन वर्ब की ये फॉर्म आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो आएगा, उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर या सिंस का। अब देखो फॉर और सिंस का यूज करते हैं। फॉर और सिंस का यूज कहाँ करेंगे? फॉर का यूज तो करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, या यूं कहें कि वो समय की अवधि अनिश्चित समय के लिए, निश्चित नहीं हो कि कौन सी अवधि है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का पॉइंट बताता है, समय का निश्चित बिंदु को बताता है, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। अब मुख्य रूप से यदि हम देखें तो घड़ी का जो वॉच का जो टाइम होता है उसके साथ सिंस, और घड़ी के वॉच का टाइम जो नहीं होता, वॉच का या घड़ी का टाइम जहाँ नहीं होता वहाँ लगभग अनिश्चित समय का भाव प्रतीत हो, तो वहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, फॉर का यूज कहाँ करेंगे और सिंस का यूज कहाँ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी, फॉर, सिंस, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट या जो कुछ बचा हुआ है कॉम्प्लीमेंट वगैरह वो लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो होता है उसमें हम यूज करते हैं नोट का। किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं। अब नोट का मतलब ये होता है कि वाक्य में निगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता का भाव आएगा, नहीं का बिंदु आएगा, विचार आएगा। तो निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में। अब हमारे पास देखो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अभी तक हमने जो टेंस पढ़े हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, कब लगाया? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमने नोट लगाया। चाहे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, चाहे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इज आर एम की बात कर लें, या डू डज की बात कर लें, या परफेक्ट की बात करें तो हैज हैव की बात कर लें, तब हमारे पास केवल और केवल सिंगुलर एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब थी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात। अब हमारे पास देखो हेल्पिंग वर्ब का सेगमेंट जो है दो टुकड़े हो जाते हैं, दो शब्दों में आ जाती है, एक तो हैज और एक बीन। तो क्या नोट इन दोनों के बाद में लगना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं। देखो इसमें दो टेंस है, नाम दो, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ लिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया, दोनों का साथ आ रहा है। तो देखो ये बीन जो होता है, बी की थर्ड फॉर्म होती है, इससे तो बन गया ये परफेक्ट। और फिर हमारे पास जो मुख्य क्रिया होती है उसमें आईएनजी आ गया, तो उसमें आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये बन गया कंटिन्यूअस। देखो हमने पहले भी कहा था कि कोई भी परफेक्ट वर्ब की V3 के बगैर नहीं बनता, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं बनता, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस जो है वो आईएनजी के बगैर नहीं बनता। तो इस टेंस में दोनों चीजें आ रही हैं। तो हैज हो तो आ रहा है इसमें हेल्पिंग वर्ब, और ये एक्चुअल देखे जाए तो बी की थर्ड फॉर्म है। कंटिन्यूअस भी आ रहा था, इजारा में आ रहा था, लेकिन वहाँ इजारा की यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जा रहा है। ये थोड़ी सी बड़ी क्लास की बात है, आपके आगे समझ में आएगा। तो आपको क्या करना, आपके ध्यान देने की बात क्या है, क्लास के लेवल के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो हैज और बीन के बीच में नोट लगाना है, यानी हैज के बाद में और बीन के पहले। नोट कहाँ लगेगा? हैज और बीन दोनों के बीच में लगेगा, या हैव या बीन के बीच में लगेगा। तो निगेटिव वाक्यों में हैज और हैव के बाद में नोट का यूज करेंगे,
किसके बाद, हैज और है के बाद नोट का यूज, बाकी नियम जो है सेंटेंस के क्रम के अनुसार यथास्थिति पर रहेंगे। अगली हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो होती है को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। साधारणतया हम मानकर चलते हैं कि कोई भी सेंटेंस वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। 100% नहीं होता, लेकिन ये मानकर चलो 100% से थोड़ा कम 90-95 कई बार बिना हम सब्जेक्ट के भी वाक्य को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर सब्जेक्ट जब यदि होता है तो वाक्य की प्रारंभिक पोजीशन में ही रहेगा। अधिकतर बोला है मैंने, कहा 100% नहीं कहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक फंडा क्या होता है कि हम उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक बात क्लियर। और वो वाक्य क्या से स्टार्ट होगा। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होंगे, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड। तो हम तो सिर्फ केवल हेल्पिंग वर्ब से पढ़ेंगे यहाँ। तो हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को पहले तो क्या से वाक्य, और उसमें भी निगेटिव आ जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। यानी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फिर निगेटिव बनाना है तो नोट और उसके बाद में क्या आएगा, बीन आएगा। जैसे हम आगे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो ये बात आपके क्लियर हो जाएगी। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट और उसके बाद में किसका यूज करना, नोट का यूज करना। इज दैट क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। सकारात्मक, अफर्मेटिव में दोनों तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव में पॉजिटिव की, सकारात्मक वाक्य की। यानी इसमें कोई भी सूचना या कोई भी तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, उसमें निगेटिविटी नहीं होती, उसमें फैक्ट होता है। जैसे राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है। इस हिंदी वाक्य को आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो लिख दो, नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। फॉर, सिंस या इनके अलावा कोई भी अदर सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई एडवर्ब है तो वो आ जाएगा। अगर वाक्य में है तो नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। तो सबसे पहले राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है। पहली बात, हम इस वाक्य के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से एंड से चलेंगे, क्या वाक्य के अंत में है आ रहा है, तो मोटी मोटी पहचान है के अनुसार क्या बन गया, प्रेजेंट। एक बात क्लियर, ये है आ गया, इसका मतलब ये किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया। यानी मुख्य पहचान हो गई इसकी अपने लेवल के हिसाब से। तो फिर उसके बाद में आ रहा है, तो रहा है तो प्रेजेंट और कंटिन्यूअस में भी रहा आता है, तो ये मान लो कंटिन्यूअस तो हो गया। अब कंटिन्यूअस हमारे पास दो होते हैं, एक सिंपल कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस केवल कंटिन्यूअस, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इन दोनों में से पहचान करनी है। तो देखो इसमें कहीं समय दिया हुआ हो तो इसमें साथ में समय हो, तो सोमवार से, या यूं कहे कि से शब्द को पकड़ लो आप, तो जब भी वाक्य में से आ जाए इसका मतलब ये परफेक्ट में जाएगा। तो राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन। अब देखो राम तो इसमें सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब हैज, या तो राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या जाएगा, हैज और हैव में से एक आएगा, तो हैज तो सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, तो राम हैज बीन। अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड है, यानी पढ़ना होता है, ये पढ़ना, तो पढ़ना को रीड ING जोड़ देते हो, राम हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट देखो पुस्तक पढ़ रहा है। तो ए बुक कब से पढ़ रहा है, सोमवार से। क्या सोमवार फिक्स है, कैलेंडर का टाइम घड़ी का टाइम आ रहा है, हाँ जी कैलेंडर का टाइम घड़ी का टाइम आ रहा है, तो सिंस मंडे, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर। अब हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखो वही आ गया सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लेइंग क्रिकेट, ये फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। इज दैट क्लियर, बात हो गई। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या जोड़ दिया ING क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ऐसे निगेटिव सेंटेंस केवल नोट लगाना है, निगेटिव में कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट हैज है प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस अदर, क्या आ जाएगा,
केवल और केवल हैज और हैव बीन के बीच में नोट ऐड करना है। अब देखो वही वाक्य ले लेते, राम सोमवार से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो देखो राम हैज, ये वाक्य इतना ही चेंज किया है, हैज और बीन के बीच में ये नोट आ गया, राम हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे। पहले वाले वाक्य में कोई चेंज नहीं, हैज और हैव, जो बीन जो है यानी हैज और बीन या हैव या जो बीन जो है उसके बीच में नोट लगा हुआ है। दूसरा वाक्य देख लो, हम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। पहली बात शर्तें पूरी हो रही है, आ रहा प्रेजेंट, रहा आ रहा है, कंटिन्यूअस, समय दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज और हैव का यूज करना है, नेगेटिव बनाना तो हैज और हैव के बीच में नोट, तो वर्ब सब्जेक्ट बी, हेल्पिंग वर्ब हैव, नेगेटिव में नोट, बचा हुआ बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले में आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और फोर या सिंस में से कौन सा, घड़ी का टाइम है, कैलेंडर का टाइम है, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, अनिश्चित समय आ गया, तो इसलिए इधर क्या लिखना पड़ेगा हमको, अनिश्चित समय आ गया तो 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 4 2 आवर्स। कौन से हैं, निश्चित नहीं है ना 2 घंटे से, अगर यहाँ कोई 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, सोमवार से, सुबह से, शाम से, इस तरीके से होता तो हम क्या लिख देते, सिंस लिख देते। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो कल इसके पढ़ेंगे और साथ इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।